बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहता है वाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा और वेवलेंथ पूछ रहा, तो हमें फार्मूला पता है न्यू बार इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब n1 की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू बेटा आपकी 2 और n2 की वैल्यू कितनी है? n2 की वैल्यू है 5। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? न्यू बार। क्लियर है? न्यू बार आ जाएगा आपका। यह आएगा आपका जा करके r की वैल्यू जो है आप पुट करेंगे 109677 अपॉन मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वेयर माइनस 1/5 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? इससे आप न्यू बार कैलकुलेट कर लोगे। न्यू बार की वैल्यू क्या होती है? 1/λ। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा आपको लैम्डा। वेवलेंथ तो मिल गई, वेवलेंथ का काम खत्म। मैथमेटिक्स आपको पता है कैसे करना, सिंपल कैलकुलेशन है। जो केमिस्ट्री थी वो पार्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो 1/λ में लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, आगे इसने क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फार्मूला पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C/λ। आपको क्या क्या पता है यहाँ पर? आपको C पता, आपको लैम्डा पता, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी? न्यू की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर होगी बात? इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला जो पार्ट है इसका B, उसमें इसने ये पूछा इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई। ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से जो है लाई करेगा? तो क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 को इंट्रोड्यूस किया है, और n इज इक्वल टू 2 कौन सी सीरीज होती है? बामर सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? बामर सीरीज होती है। तो और बामर सीरीज में आपको पता है कौन सा रीजन होता है? विजिबल। कौन सा होता है? विजिबल। तो ये विजिबल रीजन से जो है आपका रिलेटेड है। ये जो भी आपका रेडिएशन होगा ये विजिबल रीजन में होगा। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, तो जो पहली लाइन है वो है 656 नैनोमीटर की है, मतलब ये क्या दे दिया आपको? लैम्डा दे दिया। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन एंड द लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज। सेकंड लाइन का मतलब और थर्ड लाइन का मतलब मैं बताता हूँ। बामर सीरीज के लिए क्या होता है फार्मूला? न्यू बार इज इक्वल टू कैपिटल R टाइम्स 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 इसका स्क्वेयर, ये चीज़ होती है। क्लियर होगी बात? अब ये क्योंकि बामर सीरीज है तो इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और अगर आप फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हो तो n2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 3 आएगा। क्लियर है? यह आएगा आपका किसके लिए? यह आएगा आपका फर्स्ट लाइन के लिए। किसके लिए आएगा? फर्स्ट लाइन के लिए आ जाएगा। और अगर आप बात कर रहे हो सेकंड लाइन की, किसकी बात कर रहे हो? सेकंड लाइन की बात कर रहे हो, तो इसके लिए n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और r की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? ये होती है 109 और 677, ये होती है सेंटीमीटर की पावर -1 में। अगर इसे मीटर में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर लो, ये चीज़ किस में आ जाएगी? मीटर की पावर -1 में आ जाएगी। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ आ जाएगी। तो आपको क्या क्या पता है बता देता हूँ। आपको R पता, n1 पता, n2 पता। क्लियर है? तो इससे क्या निकल आएगा? इससे आपकी जो है सेकंड वेवलेंथ जो कह रहा था ना वो निकल आएगी। क्लियर है? सेकंड वेवलेंथ की वैल्यू आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक काम तो ये हो गया। और जो लिमिटिंग लाइन की वैल्यू कह रहा है, लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है कि n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिटिंग लाइन का मीनिंग है n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बस बात खत्म। आप n2 की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है बेटा 1/0, तो 0 आ जाएगा 1 के साथ, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 0 आ जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, n2 की जगह क्या रखोगे? इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बन गया? 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी खुद में कितना होता है? 1/0, 0 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? इस 1 से हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन तो उस केस में कितना हो गया? 0। इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। बस आपका आंसर क्या आएगा? न्यू बार इज इक्वल टू कैपिटल R टाइम्स 1/n1 का स्क्वायर। और n1 कितना बेटा? 2। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ Li+2 आयन व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू लेवल्स हुज सम इज 4 एंड द डिफरेंस इज 2। तो जो आपके लेवल हैं उनका डिफरेंस और सम दे रखा है, इसका मतलब है n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 कितना दे रखा है? 4, और उसका डिफरेंस कितना दे रखा है? n1 माइनस n2 इज इक्वल टू दे रखा है 2।
इनको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, N1 N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी, यहाँ से अगर ऐड करते हो तो आएगा 2N1 दैट इज इक्वल टू 6, तो N1 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। N1 की वैल्यू पुट कर दो कहीं पर भी तो N2 कितना आ जाएगा, N2 आपका 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 4 और N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2, ये आ रहा है आपका। क्लियर है। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है दोनों का आपका जो लेवल्स हुज calculate the wavelength of the spectral line obtained in the spectrum of the Li+2 ion when the transition takes place between two levels। दोनों लेवल जो थे उनकी ये वैल्यू है। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये है कि N1 N2 की जो बात कर रहा है ये थोड़ा सा डाउटफुल केस बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका N1 3 हो गया, N2 1 हो गया, ये बात तो गलत हो गई, नहीं समझ में आई बात। N2 की वैल्यू जो है हमेशा किससे ज़्यादा आनी चाहिए, N1 से ज़्यादा आनी चाहिए, वहाँ पर मिस्टेक हो रही। इसका मतलब है ये जो रिलेशन है इसको आप ये ना लिख करके ये लिख लो, यहाँ लिख लो N2 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू 2, और N1 प्लस N2 कितना दे रखा है, N1 प्लस N2 दे रखा है आपका कितना 4 दे रखा है। तो जब ऐड करोगे तो क्या होगा, ये N1 इस N1 को काट देगा, ये आ जाएगा 2N2 इज इक्वल टू 6, तो N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो N1 कितना आ जाएगा, N1 आपका 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब N1 N2 पता चल गए तो अब फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, न्यू बार इज इक्वल टू कैपिटल R टाइम्स 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब इसने पूछा क्या, वेवलेंथ पूछी है, तो न्यू बार को क्या लिख सकते हो 1 बाई लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू होता ही 1 बाई लैम्डा, ये हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन N2 स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या क्या पता है देखो, ये R पता, ये N1 पता, ये N2 पता, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज करस्पॉन्डिंग टू N2 इज इक्वल टू 3। तो बेटा लाइमन सीरीज के बारे में आपको पता है, लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना होता है 1 होता है, और N2 इसने दे कितना रखा है 3 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, न्यू बार दैट इज इक्वल टू कैपिटल R मल्टीप्लाई 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो न्यू बार को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू R टाइम्स 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन कितना N2 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो R की वैल्यू आप जानते ही हो, N1 की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, लैम्डा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। सिंपल मैथ बचती है, बाकी तो मैंने मैथमेटिकल आपको समझा दिया क्या है और इसकी केमिस्ट्री क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, एंड वेवलेंथ मतलब लैम्डा पूछ रहा है, ये दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है बेटा, न्यू पूछ रहा है और लैम्डा पूछ रहा है। इन नैनोमीटर एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट, मतलब जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब बेटा हो गया N2, N2 इज इक्वल टू हो गया 3, और ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है मतलब ये हो गया आपका N1 इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये आ गया आपका जा करके टू द ग्राउंड बोला ना इसने, टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग यही हो गया आपका। क्लियर है। तो इससे फिर आगे आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आप बस इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन लाई, तो लाइमन सीरीज आपकी किस में लाई करती है बस हमें ये बताना है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि N1 बराबर 1 पे आ रहा है, लाइमन पे आ रहा है आपका, ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है ना, तो ये आपकी किस पे लाई करती है सिर्फ इतना बताना है। तो N1 इज इक्वल टू 1 आपको पता चल चुका है। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है R टाइम्स 1 अपॉन N1 का स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 इसका स्क्वेयर, ये होता है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या पता है, आपको पता है N1 N2 सब पता है, N1 पता, N2 पता, R पता, तो न्यू बार निकल आएगा, और न्यू बार को क्या लिख सकते हो 1 बाई लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब C बराबर क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, अब क्या क्या पता है इसमें, अब इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, न्यू की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन कहता है इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन लाई, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करेगी, तो लाइमन सीरीज में आएगी आपकी, और लाइमन सीरीज किस में आता है ये बताता हूँ। ये बेटा आता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो जो भी आपका आएगा रेडिएशन वो किस रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट में आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है।
ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम द बामर फार्मूला व्हेन n इज इक्वल टू 3। ठीक है, बामर फार्मूले के लिए n2 जो मान लो ये हो गया 3 हो गया आपका, तो n1 बामर के लिए कितना होता है, n1 होता है 2 और n2 कितना दे रखा है इसने, 3 दे रखा है। और न्यू बार इज इक्वल टू होता है कैपिटल R टाइम्स कितना 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन कितना n2 स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इसमें R की वैल्यू आपको पता है, n1 पता है, n2 पता है, तो न्यू बार निकल आएगा। न्यू बार किसके इक्वल होता है, 1 बाई लैम्डा के इक्वल होता है। इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आपकी आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर होगी बात, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी है। अब बात करेंगे बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हमने बातचीत करी थी कि रदरफोर्ड मॉडल ने जो एटम का अपना मॉडल दिया था, एटम को लेकर के जो मॉडल दिया था, उसके मॉडल में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी पहले ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कैसे हुआ वो बताता हूँ। उसने कहा था कि जो आपका एटम होता है उसके सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज एक पोर्शन होता है, ये रहा आपका, क्लियर है, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। क्या खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे। अगर ये एनर्जी खर्च करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है धीरे 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 न्यूक्लियस के नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे और फाइनली आकर के कहाँ चले जाएंगे, ये इसके अंदर चले जाएंगे। इस पॉजिटिव के साथ ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और पॉजिटिव निगेटिव मिलने के बाद क्या होगा, चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी, सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग तो ये बात थी। उसने गलती यहीं पर कर दी कि उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो ऐसा करते हैं कि तो एनर्जी खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर वाइल इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस वजह से उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फाइनली किसके साथ मिल जाएगा, न्यूक्लियस से मिल जाएगा। न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिल जाएंगे तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एटम हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का कि उसने ये मान लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी कमी इसकी ये हो गई कि उसने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है इन्वेस्ट करेगा एनर्जी का और इस तरह से वो धीरे 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 न्यूक्लियस के नज़दीक आता जाएगा। स्पाइरल पाथ बना रहा है, देख रहे हो ना, स्पाइरल पाथ बना रहा है। ये स्पाइरल पाथ बनाते 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 क्या करेगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएगा और इस तरह से फाइनली इसके अंदर मर्ज कर जाएगा और दोनों चीज़ें मिलकर के जो है नेट जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी और एटम अपना एग्जिस्टेंस लूज़ कर जाएगा। जबकि इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। आज भी दुनिया कायम है, दुनिया भर की चीज़ें आप जो देख रहे हो सब एटम से मिलकर ही बनी है। जबकि रदरफोर्ड के इस एक्सप्लेनेशन से या इस मॉडल से आपका एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब उससे पूछा गया कि ये लगातार अगर एनर्जी खर्च करेगा और न्यूक्लियस से मिल जाएगा तब तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाया। ये सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में। क्लियर है। इस कमी को दूर करने के लिए कौन आया है, बिल्कुल नया लड़का था बोर नाम का। उसने जो है स्टडी करी काफ़ी। उसने बताया कि रदरफोर्ड साहब ने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर रखी, वो ये है कि वो ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इन्वेस्ट करता है। बोला ऐसा नहीं होता है, चक्कर ज़रूर लगाता है, बिल्कुल ठीक बताया उनने, लेकिन ऐसा करते वक्त वो बिल्कुल भी एनर्जी को खर्च नहीं करता है। ठीक है, देयर विल बी नो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है, ऐसा नहीं होगा। तो जब एनर्जी खर्च नहीं करेगा तो फिर वो लगातार चक्कर लगा सकता है, न्यूक्लियस के साथ वो मिलेगा नहीं, तो फिर एटम आपका स्टेबल हो जाएगा। गॉट द आइडिया। ये बात किसने बताई थी, बोहर ने बताई थी। तो एक सबसे बड़ी कमी जो रदरफोर्ड मॉडल की थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या था बेटा, ये बताता हूँ। बोहर ने माना था कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इस तरह से चक्कर लगाता है, लेकिन जब वो चक्कर लगाता है तो एनर्जी खर्च नहीं करता, वो बिल्कुल भी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो उससे पूछा गया कि जब ये एनर्जी को इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है। इसका जवाब उसने दिया था। ठीक है बेटा। तो बोहर मॉडल ने जो है रदरफोर्ड मॉडल से एक आइडिया लिया। वो आइडिया ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी खर्च तो नहीं करेगा, तो फिर वो चक्कर कैसे लगाएगा, रिवॉल्व कैसे करेगा। उसके लिए एक कंसेप्ट उसने दिया। उस टाइम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ चुका था। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है आपका जा करके 1/4πε0 क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। ये Q1 चार्ज है, ये मान लो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज था, और ये Q2 चार्ज है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और इस अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से
क्या होगा, वो लगातार ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। क्या दे देगा, एफ सेंट्रीपिटल, दैट विल बी mv²/r। अब ये दोनों फोर्स क्योंकि इक्वल हैं, ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं, mv²/r प्रोवाइड कौन करवा रहा है, Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 अपॉन r², ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के इक्वल हो जाएगा। यहाँ Q क्या, Q1 क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, Z इंटू ई, और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये है ई, अपॉन में कितना, r², दैट इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर ही नहीं सकती है। उसको रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसकी इस प्रॉब्लम को कौन दूर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो ये रदरफोर्ड बोहर मॉडल था, वो इस चीज़ पर बेस्ड था। तो जब वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो अब उसे एनर्जी की डिमांड रहेगी ही नहीं, तो वो लगातार ऐसा कर सकता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि इसके जो अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर आर की वैल्यू कम है, यहाँ आर की वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कैसी है। और पॉजिटिव निगेटिव तो आपस में मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी तो इन्वेस्ट कर नहीं रहा। जब एनर्जी खर्च ही नहीं करेगा तो वो अपने एनर्जी लेवल को छोड़ेगा नहीं। ये सारा का सारा फिजिक्स का पार्ट है। जब आप +2 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल किया गया, क्योंकि अभी तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स के फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शायद अभी आप ना जानते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी आप अभी नहीं जानते। जब इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो इनको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम में आपकी जो टेक्निकल बातें हैं ये थोड़ी सी टफ जाएंगी इस लेवल पे। ये सारा का सारा फिजिक्स में आएगा, पूरा चैप्टर है इसका, वहाँ पर डिटेल हो जाएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। बट आप बात करेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है बोहर ने बहुत स्टडी करी होगी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट निकाले होंगे, उनको प्रूफ करवाया होगा। इसके बाद जब वो प्रूफ हो गए होंगे, इसके बाद उसको बुक्स में लिखा गया होगा। तो पॉस्टुलेट्स का मतलब है उसकी स्टडी के जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे। पहला जो था उसने ये बताया कि एनर्जी लेवल होते हैं जिनको स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है ये बताता हूँ। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये एनर्जी लेवल है, क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी लेवल बोलते हैं या स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। जो सर्किल बना दिए ये आपके या तो एनर्जी लेवल कहलाएंगे या स्टेशनरी स्टेट्स कहलाएंगे। क्लियर होगी बात। जो एनर्जी लेवल, ये मान लो आपका एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है, ये एनर्जी लेवल आपका 3 है। जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, N1 की, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि एनर्जी लेवल क्या होते हैं। एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, सिंपल बात बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन है, कम एनर्जी है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा। एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, जैसे आप मान लो स्टूडेंट हो, आपके पास जब कम पैसे होंगे तो आप अपने घर के नज़दीक रहोगे, क्योंकि जब पैसे होंगे ही नहीं तो घूमोगे कहाँ। लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे तो आपकी घर से डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, मतलब आप ज़्यादा दूर तक जाने की कोशिश करोगे। तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। मनी इज़ ए एनर्जी, जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आप रोमिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा घूम सकते हो। क्लियर होगी बात। तो स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती हैं, ये एनर्जी के लेवल्स होते हैं। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो। तो पॉस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम में पहला पॉइंट तो यही हो गया कि एनर्जी लेवल क्या होते हैं। एनर्जी लेवल जो है वो जिस सर्किल में, आप इसने सर्कुलर मान के चला था, इसको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मानता था बोहर। वो कहता था कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ऑर्बिट वो होती है, आपकी ऑर्बिट होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है, और उन ऑर्बिट्स के अंदर कौन मूव करता है, उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव किया करते हैं। और इनको वो 2 डायमेंशनल मानता था, सर्कुलर मानता था, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मानता था। और इनको कहता था स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब है एक ऐसी स्टेट जिसमें मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करता है, किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं लेता है। हाँ, अगर आपने उसको एनर्जी कहीं बाहर से दे दी तो वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 1 किलोमीटर दूर तक जा रहे हो, वहाँ जा करके 50 रुपये खर्च कर पा रहे हो। लेकिन अगर उसी जगह आपको 1000 रुपये दे दिए जाएँ या 2000 दे दिए जाएँ तो आपकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। समझ गए, क्योंकि एनर्जी आ गई, तो एनर्जी आ गई तो फिर खर्च करने के लिए आप डिस्टेंस भी अपनी बढ़ा लोगे। क्लियर सी बात है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कम एनर्जी है
तो लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेगा, एनर्जी बढ़ गई तो हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। हाँ, जिस एनर्जी स्टेट पर है उसमें रहते हुए वो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी नहीं करता। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन में मान लेता हूँ N1 एनर्जी लेवल पर है, ठीक है, N1 एनर्जी लेवल जो है कितना है आपका, इस पर एनर्जी जो है मान लो 100 जूल है, कितनी 100 जूल है। अब इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल एनर्जी थी तो वो क्या करता रहेगा, वो इसी N1 वाली में रिवॉल्व करता रहेगा, इस तरह से चक्कर काटता रहेगा। अब मान लो किसी तरह से बाहर से आपने उसको 500 जूल और दे दिए, तो 100 जूल पहले से थे, 500 और मिल गए तो 600 जूल हो गए। अब 600 जूल वाली एनर्जी लेवल कौन सी होगी, वो उसमें चला जाएगा। मान लो वो एनर्जी लेवल आपका थर्ड है, थर्ड एनर्जी लेवल पे कितनी डिमांड है एनर्जी की, 600 जूल, और आपने 500 उसको दे दी, 100 उसके पास पहले से थी, तो 600 हो गई। तो अब वो N1 को छोड़ के कहाँ चला आएगा, N3 पे चला आएगा। अब इसमें चक्कर काटना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितनी उसके पास एनर्जी होगी उस एनर्जी के हिसाब से वो जो है मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ है आपकी स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल्स। क्लियर होगी बात? अब जो दूसरा इसका पॉस्टुलेट है वो समझते हैं क्या चीज़ है। ये एक तो पहला पॉस्टुलेट हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट है इसका, जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है h/2π का। अब आप पूछोगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिजिक्स का पार्ट है, अभी समझाऊंगा तो बहुत दिक्कत आएगी। आगे +2 में ना +1 में ही है फिजिक्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम, वहाँ काफ़ी अच्छा आप सीख पाओगे इसको। फिलहाल याद रख लो कि एंगुलर मोमेंटम इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी आपका रिवॉल्व कर रहा है इस फार्मूले को फॉलो करेगा। ये उसका दूसरा पॉस्टुलेट था। क्लियर है? तो इस तरह से उसने कुछ पॉस्टुलेट अपने दिए हैं, उनके बेसिस पे बातें की हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब बेटा बात करेंगे डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की। डी ब्रॉगली एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने जो है इस चीज़ पे स्टडी करी थी। वो कहता था कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, क्या चीज़ है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल, तो उसके अंदर दो कैरेक्टर होंगे। एक तो पार्टिकल का नेचर होगा, किसका नेचर होगा, पार्टिकल का, और दूसरा जो होगा वेव का नेचर होगा। किसका नेचर होगा, वेव का नेचर होगा। अगर पार्टिकल का नेचर है तो उसके पास मोमेंटम होगा, दैट इज m/v, और अगर वेव का नेचर है तो उसके पास क्या होगी, वेव की लेंथ होगी लैम्डा। क्लियर होगी बात? उसने कहा था डी ब्रॉगली ने, उस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं वो हल्के हों या भारी हों, उनके पास दो तरह के जो हैं नेचर होते हैं, एक पार्टिकल का नेचर होता है और एक वेव का नेचर होता है। अगर पार्टिकल नेचर है तो वेवलेंथ होगा, और अगर वेव का नेचर है तो वेवलेंथ होगी। क्लियर होगी बात? जैसे मान लो आपके पास ये बॉल है, ठीक है, आपने इसको थ्रो कर दिया, इस तरह से आपने इसको थ्रो किया, तो एक तो इसके पास मोमेंटम आ जाएगा क्योंकि इसके पास मास है, और आपने थ्रो किया है तो इसको कोई ना कोई वेलोसिटी दी है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन गया आपका, m/v, इसको कहेंगे मोमेंटम है। तो बॉल के पास मोमेंटम है अपने मास की वजह से और वेलोसिटी की वजह से। लेकिन जब ये बॉल आपने थ्रो करी है तो ये जो है बॉल इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से, कुछ वेवी फॉर्म में जाएगी। इतना आसान नहीं है देखना, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, तो आपको ये वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। ज़्यादा हैवी मास के साथ ये वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता, लेकिन होता ज़रूर है। समझ में आ गई बात? तो इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं उनके पास दो प्रॉपर्टी हैं या दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर है तो मोमेंटम है, और वेव नेचर है तो वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली ने इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप किया था। उसने ये कहा था कि जो वेवलेंथ है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द मटेरियल। ये बात उसने कही थी, या पार्टिकल। ये क्या है, वेवलेंथ है, किसकी, पार्टिकल की वेवलेंथ है, जो वेव नेचर वो शो करता है, और ये उसका मोमेंटम है। तो जो वेवलेंथ है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, लैम्डा किसकी वजह से शो कर रहा है, अपने वेव नेचर की वजह से, और आपका जो मोमेंटम है किसकी वजह से शो कर रहा है, अपने पार्टिकल नेचर की वजह से। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ है। तो एच की वैल्यू आपको पता है, ये मोमेंटम है, ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ और मोमेंटम में आपका ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। अब इसको यूं भी लिख सकते हो आप, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, क्योंकि mv को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, और मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, p होता है, p फॉर मोमेंटम। क्लियर है? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन बता दो कि एनी मटेरियल इन दिस वर्ल्ड विल हैव टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड इज वन ऑफ वेव. If it is have a wave nature, then it will have a wavelength, and if it is you are considering particle, then it will have a momentum. De Broglie established a relation between them, that is lambda is equal to h/mv. ठीक है, ये रिलेशन याद कर लेना, इस पे आपका न्यूमेरिकल छोटे मोटे बनेंगे, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा डिस्कस करेंगे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पार्टिकल एंड ए वेव। पार्टिकल में और वेव में क्या डिफरेंस होता है इसकी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका, particle occupies a well defined position in space, that is particle is localized in space
A grain of sand or cricket ball are the example of particle. While in the case of wave, wave is a types of energy which propagate from one position to another position. Wave क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे कि मान लो पानी है, यहाँ पर ये तालाब सा है, इसमें आपने एक पत्थर फेंक दिया, इस तरह से आपने पत्थर फेंका तो क्या होगा, ये इस तरह से सर्कुलर वेव में डेवलप हो जाएंगी और सर्कुलर वेव किधर जाएंगी, बाउंड्री की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। तो वेव एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, जबकि पार्टिकल एक स्पेसिफाइड, इसकी वेल पोजीशन होती है, वेल डिफाइंड पोजीशन होती है, लेकिन वेव की कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। ये तो एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफर है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है पार्टिकल में, व्हेन ए पर्टिकुलर स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल द सेम स्पेस कैन नॉट बी ऑक्युपाइड द साइमल्टेनियस बाय एनी अदर पार्टिकल। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो आपने एक पेन है, उसको जो है ज्योमेट्री बॉक्स में रख लिया, ठीक है, तो उस पेन ने कोई ना कोई जगह कवर कर ली। अब उतनी जगह में सिर्फ पेन दिखेगा आपको, कोई दूसरी चीज़ आकर के नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जितना पेन ने कवर कर लिया स्पेस वो फिक्स हो गया। अब उस जगह पर एक साथ आप दो चीज़ों को नहीं रख सकते। लेकिन वेव के केस में ऐसा नहीं होता है। वेव के केस में क्या है कि मान लो जैसे आपका कोई रूम है, उसमें आप जो है आप रेडियो चला लो, तो रेडियो में क्या है, साउंड एनर्जी है। उसी जगह आप एक जो है मान लो आपने कोई टेलीविज़न चला लिया, तो टेलीविज़न भी अपनी साउंड भेजना शुरू कर देगा। तो उसी कमरे के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको दो या दो से ज़्यादा एनर्जीज देखने को मिल जाएंगी। तो एक ही पॉइंट पर दो या दो से ज़्यादा वेव पॉसिबल है, लेकिन एक ही पॉइंट पर आपकी दो पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। जैसे वेव का बताता हूँ, एक वेव मान लो इस तरह से प्रोपागेट कर रही है, और दूसरी वेव आपकी इस तरह से प्रोपागेट कर रही, तीसरी वेव आपकी इस तरह से प्रोपागेट कर रही, चौथी वेव आपकी इस तरह से प्रोपागेट कर रही। तो बहुत सारी वेव एक ही मीडियम में या एक ही स्पेस में प्रोपागेट कर सकती हैं, कोई ना कोई जगह कवर कर सकती हैं। लेकिन पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने पार्टिकल रख दिया, तो अब इस पर यही पार्टिकल रहेगा, अब दूसरा पार्टिकल इसकी जगह पे नहीं आ सकता। एक साथ आप इसी जगह पर दो पार्टिकल को नहीं रख सकते। समझ में आ गई बात? जैसे एक स्टूडेंट सीट पे बैठा है, तो उस सीट पर बस वही स्टूडेंट बैठा है, जब तक वो हटेगा नहीं तो दूसरा नहीं बैठ सकता। एक साथ ये नहीं हो सकता कि एक कुर्सी पर एक ही जितनी जगह है उतनी जगह में आप दो को, तीन को, चार को बैठा सको। क्लियर हो गई बात? तो पार्टिकल में आपकी जो स्पेसिफाइड वेल डिफाइंड पोजीशन होती है, लेकिन आपका जो वेव है उसके अंदर जो है आप दो या दो से ज़्यादा वेव ले सकते हो। पार्टिकल में ऐसा नहीं होता। अगली बात क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस, देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम, नीदर लेस नॉर मोर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं दी हुई जगह में, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, उनको जोड़ दो। जैसे 2 पार्टिकल हैं, 5 पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल हैं, ठीक है। लेकिन आपके वेव के केस में क्या होता है, वेव के केस में स्पेस में जो है एनर्जी मूव करती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये देखो बेटा, जैसे मान लो इस तरफ ये बॉक्स है आपका, ये बॉक्स है, ये इस तरफ वेव भेज रहा है, और एक ये बॉक्स है, ये अपनी वेव इस तरफ भेज रहा है, इस डायरेक्शन भेज रहा है, ठीक है, और या फिर ये इस डायरेक्शन भेज रहा है। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा कि आप कह दें कि इसकी एनर्जी मान लो 100 थी, इसकी एनर्जी 200 थी, तो ए वाले पॉइंट पर आप कह दो जी 300 है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। ऐसा ये भी हो सकता है कि रीइंफोर्स कर जाएं, एक दूसरे की इफेक्ट को बढ़ा दें, या ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट फेज में मिल जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दें। तो ये तो पूरा वेव का नेचर है, पूरा चैप्टर है आपका फिजिक्स में वेव का, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये बता देता हूँ, अगर किसी स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर किसी स्पेस में नंबर ऑफ वेव्स हैं और आप उनके बेसिस पे ये कह दो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतनी एनर्जी होगी, तो ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया, एक वेव के पास एनर्जी 100 जूल है, दूसरे के पास 200 जूल है, तो ए वाले पॉइंट पर टोटल कितनी एनर्जी हुई, तो आप ये आंसर नहीं दे सकते कि 300। डायरेक्ट आप 300 नहीं कह सकते, वो हो सकता है 300 से ज़्यादा हो जाए, या वो 300 से कम रह जाए, या वो 0 हो जाए, वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि वेव का आपस में इंटरेक्शन किस तरह से हुआ। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए, समझ नहीं पाओगे अभी। इसको और अच्छा डिटेल करने के लिए आपको वेव पढ़नी पड़ेगी, जो आपके लास्ट में आएगा चैप्टर ये फिजिक्स के अंदर। क्लियर है बेटा? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। ना तो आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जानते हो, ना ही आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जानते हो, ठीक है। फिलहाल आपने इलेक्ट्रिसिटी सुनी होगी, अरे घरों में करंट आ रही है, या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो। और मैग्नेटिक फील्ड भी आपने देखी होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपका जो ये मोबाइल वगैरह होते हैं, इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है इनके अंदर, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ जो है मैग्नेट के बने हुए मटेरियल होते हैं। और मैग्नेट तो आपने देख ही रखा होगा अपनी लाइफ में, बार मैग्नेट, ठीक है। तो
उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव में क्या होता है, मैटर वेव में मटीरियल होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती इसके अंदर मैटर होता है, ठीक है, उसको मैटर वेव्स बोलते हैं। जैसे साउंड है, अगर मान लो साउंड आप प्रोपागेट करना चाहते हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो वहाँ पर मीडियम होना चाहिए। अगर आप मान लो कोई ऐसा कमरा है जिसके अंदर आपने सारी गैस गायब कर दी किसी भी तरह से, तो अब उसमें मीडियम बचा नहीं, तो उस कमरे के अंदर आप किसी भी तरह का कोई शोर नहीं सुन सकते, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि मीडियम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मटीरियल वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स वो होती हैं जिनके प्रोपागेट होने के लिए मैटर की ज़रूरत है। जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर आप पत्थर फेंक दो तो वेव्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि नहीं, होती है कि नहीं, सर्कुलर वेव बनती है और वो किस तरफ जाती हैं, वो बाउंड्री की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पानी को ही ख़त्म कर दोगे तो पत्थर कहाँ फेंकोगे, कुएं में पत्थर फेंक दो, पानी है ही नहीं, तो वेव कहाँ से बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह से कोई रस्सी है, रस्सी का टुकड़ा ले लो, आप उसके एक एंड को बांध दो, दूसरे एंड को हिलाते रहो, तो बहुत सारे पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। इस तरह के पैटर्न डेवलप हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, ये पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। ये अगर मटेरियल नहीं होता, रस्सी के अंदर मटेरियल नहीं होता, तो ये पैटर्न भी डेवलप नहीं होते। तो मैटर वेव्स आर दोज वेव्स विच आर प्रोपागेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज ए नो डिमांड ऑफ मटीरियल। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट जो है सन से हमारे अर्थ तक आ रही है, लेकिन उसको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है, बिना मटेरियल के ही इतनी दूर से वो आ जाती है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। और भी इसके पॉइंट्स हैं इसी तरह से, सिंपल आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है, बस एक आइडिया आपको दे दिया। क्लियर है, थैंक यू।